लोकतंत्र, ये शब्द हम सब ने कितनी बार सुना है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? क्या हम जानते हैं? चलिए, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं, जरा आसान भाषा में। हाँ, ये मशहूर परिभाषा तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही है और सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ कागज पर ही अच्छी लगती है या असलियत में भी ऐसा होता है। तो मतलब बिल्कुल सीधी सादी भाषा में, डेमोक्रेसी वो सिस्टम है जहां जनता अपने नेताओं को, अपने शासकों को चुनती है। ये हो गई इसकी, कह सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ वोट डाल देना या चुनाव करवा देना ही डेमोक्रेसी है? ये वो सवाल है जो बहुत सी सरकारें चाहती हैं कि हम कभी ना पूछें। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम 3 चीजों पर गौर करेंगे। सबसे पहले एक असली डेमोक्रेसी की पहचान क्या है वो देखेंगे, फिर इस पर बात करेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी ही क्यों, इसकी जरूरत क्या है, और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये मामला सिर्फ वोट देने से कहीं आगे का है। तो सबसे पहला सवाल, हम असली और नकली डेमोक्रेसी में फर्क कैसे करें? कैसे पता लगाएं कि कोई देश सच में लोकतांत्रिक है या बस दुनिया को दिखाने के लिए लोकतंत्र का चोला ओढ़े हुए है? पता है, इसके लिए ना एक बड़ी सिंपल सी 4 पॉइंट की चेकलिस्ट बना सकते हैं। आइए एक एक करके इन पॉइंट्स को देखते हैं और अपनी चेकलिस्ट तैयार करते हैं। चेकलिस्ट का पहला और सबसे जरूरी सवाल, असल पावर, असली ताकत है किसके पास? मतलब देश के बड़े बड़े फैसले आखिर ले कौन रहा है? इसके लिए पाकिस्तान का केस देखते हैं। देखिए, 1999 में जब जनरल मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया, उसके बाद चुनाव भी हुए, लेकिन जो बड़े फैसले थे वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं ले रहे थे। फाइनल डिसीजन तो मिलिट्री और खुद जनरल मुशर्रफ के हाथ में था। तो अब बताइए, क्या इसे हम लोकतंत्र कहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो बस हमारी चेकलिस्ट का पहला पॉइंट यहीं से निकल कर आता है। किसी भी डेमोक्रेसी में फाइनल फैसले लेने की ताकत सिर्फ उन लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें जनता ने खुद चुना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो साफ हो गया। अब आते हैं दूसरे पर। मान लीजिए चुनाव हो रहे हैं, लेकिन क्या लोगों के पास चुनने के लिए कोई असली चॉइस, कोई असली विकल्प भी है, या सब बस एक दिखावा है? जैसे चीन का उदाहरण ले लीजिए। वहां चुनाव लड़ने के लिए आपको पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से इजाजत लेनी होगी। मतलब सरकार तो हमेशा उसी एक पार्टी की बननी है, चॉइस कहाँ है? या फिर मेक्सिको को देखिए, जहां 2000 तक एक ही पार्टी पीआरआई तिकड़म बढ़ाकर दशकों तक जीतती रही, विपक्ष के लिए कोई चांस ही नहीं छोड़ा। तो ये हमें हमारे चेकलिस्ट के दूसरे उसूल तक ले आता है। एक सच्ची डेमोक्रेसी में चुनाव सिर्फ होने नहीं चाहिए, बल्कि वो फ्री और फेयर भी होने चाहिए। मतलब ऐसा माहौल हो जहां जो पावर में है वो हार भी सके, असल मुकाबला होना चाहिए। चलिए अब चेकलिस्ट के तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, और ये सवाल भी बहुत जरूरी है। क्या हर एक नागरिक के वोट की कीमत बराबर है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर बहुत सी जगहों पर ऐसा नहीं है। सोचिए, सऊदी अरब में महिलाओं को 2015 तक वोटिंग का हक ही नहीं था। एस्टोनिया में कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए वोट डालना बहुत मुश्किल बना दिया गया है। और फिजी में तो वहां एक नागरिक के वोट की वैल्यू दूसरे नागरिक के वोट से ज्यादा है। ये कैसा इंसाफ है? और यहीं से निकलता है हमारा तीसरा और बेहद जरूरी सिद्धांत, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। मतलब हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक हो और हर किसी के वोट की कीमत बिल्कुल बराबर हो। ओके, तो 3 पॉइंट हो गए। अब आते हैं आखिरी और चौथे पॉइंट पर। मान लीजिए एक सरकार चुनाव जीत भी गई, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब वो जो चाहे कर सकती है, अपनी मनमानी? जिम्बाब्वे का केस देखिए, वहां रॉबर्ट मुगाबे लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन कैसे? गलत तरीकों से। जीतने के बाद उन्होंने संविधान को ही बदल दिया ताकि प्रेसिडेंट को और ज्यादा पावर मिले। विपक्ष को दबाया, मीडिया की आवाज बंद कर दी, और यहां तक कि अदालतों के फैसलों को भी नहीं माना। तो ये है हमारी चेकलिस्ट का चौथा और आखिरी नियम। एक डेमोक्रेटिक सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। उसे देश के संविधान और नागरिकों के अधिकारों के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसे वो पार नहीं कर सकती। तो अब हमारे पास ये 4 पॉइंट की चेकलिस्ट है, हम असली डेमोक्रेसी को पहचान सकते हैं। लेकिन अब आते हैं बड़े सवाल पर, डेमोक्रेसी ही क्यों? भाई इसमें भी तो कमियां हैं। नेता बदलते रहते हैं, अस्थिरता होती है, फैसले लेने में कितनी देर लगती है। तो फिर भी हम इसे सबसे बेहतर सिस्टम क्यों मानते हैं? इस क्यों का सबसे दमदार जवाब शायद इस एक नंबर में छुपा है, 3 करोड़। ये उन लोगों की संख्या है जो 1958 से 61 के बीच चीन में पड़े भयानक अकाल में मारे गए थे।
अर्थशास्त्री कहते हैं कि लोकतांत्रिक भारत में अपनी तमाम आर्थिक मुश्किलों के बावजूद कभी इतना बड़ा अकाल नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहां सरकार की जवाबदेही है, मीडिया आज़ाद है, वो लोगों की मुश्किलों पर रिपोर्ट कर सकती है, सरकार पर दबाव बना सकती है, और अगर सरकार ना सुने तो लोगों के पास ताकत है उसे अगले चुनाव में हटाने की। यही है डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन जानते हैं, डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार चलाने का एक तरीका नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सोच है, एक वैल्यू है। ये इस बात पर यकीन करना है कि हर इंसान की राय की कीमत है, चाहे वो परिवार हो, क्लासरूम हो या पूरा देश। तो आखिर में बस यही कहना है कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मिल गई और काम खत्म हो गया। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला सफर है, और ये बात हमें याद दिलाती है कि किसी भी देश का भविष्य शासकों से ज्यादा वहां के नागरिकों के काम पर निर्भर करता है। असली ताकत नेताओं में नहीं, लोगों में है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि लोकतंत्र के इस लगातार चलने वाले प्रोजेक्ट में हम सबकी अपनी अपनी क्या भूमिका है। एक नागरिक के तौर पर हमारा क्या किरदार है।